हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जनन स्वास्थ्य का आखिरी अंश पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने जन्म नियंत्रण के तरीके और सगर्भता का चिकित्सीय समापन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम यौन संचारित संक्रमण और बंध्यता को समझेंगे। तो चलिए यौन संचारित संक्रमण से शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये होते क्या हैं। रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचारित होते हैं, उन्हें सामूहिक तौर पर यौन संचारित संक्रमण एसटीआई या रतिज रोग यानी कि वीडी अथवा जनन मार्ग संक्रमण यानी कि आरटीआई कहा जाता है। अब दोस्तों यौन संचारित संक्रमण यौन संचारित रोग यानी कि एसटीडी में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ रोगों के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। सबसे पहला रोग है हेपेटाइटिस बी, जिसे हम यकृत शोथ बी भी कहते हैं। ये हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण होता है और ये विषाणु यकृत पर आक्रमण करता है। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। अगला रोग है एड्स। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम और ये बीमारी HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से होती है। अगर आप साथ वाला चित्र देखें तो इसमें हरे रंग से HIV विषाणु को दिखाया हुआ है। अगर कोई व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित है तो उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत ही कमजोर हो जाती है। आइए दोस्तों अगली बीमारी की तरफ चलते हैं जो कि है क्लेमाइडिया। ये रोग एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस। इस बीमारी के बहुत सारे लक्षण होते हैं, जिनमें से एक अहम लक्षण यह है कि मूत्र त्याग करते समय दर्द होता है। अगली बीमारी है सिफिलिस। इस बीमारी में शरीर पर रैशेस हो जाते हैं, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। और ये बीमारी भी एक बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम है ट्रेपोनिमा पैलिडियम। अब दोस्तों इनमें से कुछ एसटीडी जैसे कि एड्स, हेपेटाइटिस बी उपचार योग्य नहीं है। तो सबसे सही यही होगा कि इनकी हम रोकथाम को जान लें ताकि इन बीमारियों को होने से पहले ही हम उन्हें रोक सकें। तो इनके रोकथाम को हम समझेंगे यहाँ पर। एसटीडी के आसान रोकथाम है किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध ना रखें, मैथुन के समय सदैव कॉन्डम का इस्तेमाल करने की कोशिश करें, यदि कोई आशंका है तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य डॉक्टर से मिलें और रोग का पता चले तो पूरा इलाज कराएं। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और बंध्यता यानी कि इनफर्टिलिटी को समझते हैं। नियमित असुरक्षित यौन संबंध के 1-2 साल बाद भी गर्भ धारण करने में विफलता इनफर्टिलिटी कहलाती है। तो आपको इसकी परिभाषा जरूर याद रखनी है। अब दोस्तों कुछ दंपति जो कि संतान पैदा नहीं कर सकते, उनकी हम मदद कर सकते हैं इन सहायक जनन प्रौद्योगिकियों से, जिसे हम ART भी कहते हैं, जिससे कि वे संतान पैदा कर सकें। अब इनको समझते हैं। सहायक जनन प्रौद्योगिकियां मुख्य रूप से बंध्यता को दूर करने के लिए उपयोग की जाने वाली चिकित्सा प्रक्रियाएं हैं। इसमें कुछ प्रक्रियाएं शामिल हैं जैसे कि IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर यानी कि ZIFT, फैलोपी नलिका में स्थानांतरण यानी कि GIFT, कृत्रिम वीर्य सेचन और अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण यानी कि ICSI। अब हम इन प्रक्रियाओं को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को समझते हैं। अब दोस्तों इस तकनीक में प्रयोगशाला के अंदर एक स्वस्थ शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन करवाया जाता है। फिर कुछ प्रक्रियाओं के बाद उसको गर्भाशय में उसका अंतरोपण किया जाता है। तो IVF में कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ चरण होते हैं। तो जो सबसे पहला चरण है वो है फॉलिकल एस्पिरेशन। अब इस चरण में अंडाशय से अंडाणु को लिया जाता है और ये काम अल्ट्रासाउंड प्रोब की मदद से किया जाता है।
तो ये चीज़ आप सभी को याद रखनी है। अंडाणु को लेने के बाद उसका निषेचन कराया जाता है, जो कि प्रयोगशाला में होता है एक डिश के अंदर, जिसमें कि शुक्राणुओं को छोड़ दिया जाता है और निषेचन हो जाता है कुछ इस प्रकार से। और कुछ समय बाद जो भ्रूण होता है उसको हम गर्भाशय के अंदर वापस स्थानांतरित कर देते हैं, जिसको हम भ्रूण स्थानांतरण कहते हैं। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और अगली प्रक्रिया अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण को समझते हैं। अब इसमें भी वही मोटिव होता है कि हमको निषेचन करवाना होता है किसी हेल्दी शुक्राणु और एक अंडाणु के बीच में, और ये सारा एक डिश में होता है। पर यहाँ पर एक सुई की मदद से ये किया जाता है, जिसमें कि एक अकेले शुक्राणु को अंडाणु के अंदर छोड़ दिया जाता है निषेचन करने के लिए। और ये प्रक्रिया तब सबसे ज़्यादा काम आती है, या तब सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है जब शुक्राणुओं की क्वांटिटी और क्वालिटी कम होती है। आइए दोस्तों, अब अगली प्रक्रिया की ओर चलते हैं, जो कि है फैलोपी नलिका में स्थानांतरण। अब इसको समझते हैं। एक अन्य महिला के फैलोपियन ट्यूब में एक दाता से एकत्रक अंडाणु का स्थानांतरण, जो कि उत्पादन नहीं कर सकती है लेकिन निषेचन और आगे के विकास के लिए एक उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती है। अगली प्रक्रिया है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इन विट्रो निषेचन के बाद युग्मनज को फैलोपियन ट्यूब में रखा जाता है, जिसे जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर के रूप में जाना जाता है। भ्रूण जब 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है तो उसे परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसे इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर कहते हैं। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। आइए अब अगली प्रक्रिया की ओर चलते हैं, जो कि है कृत्रिम वीर्यसेचन। इस तकनीक में पति या स्वस्थ दाता से शुक्र लेकर कृत्रिम रूप से या तो स्त्री की योनि में अथवा उसके गर्भाशय में प्रविष्ट किया जाता है। इसे अंतःगर्भाशय वीर्यसेचन यानी कि IUI कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका अध्याय जनन स्वास्थ्य खत्म होता है। इस वीडियो में हमने यौन संचारित संक्रमणों के बारे में पढ़ा, और हमने साथ ही में यौन संचारित रोगों को भी समझा। और दोस्तों हमने ART को भी समझा। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी NCERT किताब के ये 2 टॉपिक्स को खत्म कर लिया है। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस का वीडियो देखेंगे, जिसमें कि हम जानेंगे कि इस अध्याय से किस प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।